पूरे विश्व में भारत का कद किस तरीके से और किस तेजी से बढ़ रहा है, इसकी एक बानगी इस तस्वीर में देखिए। जगह है इंडोनेशिया का बाली और मंच है G20 का शिखर सम्मेलन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये सीधी मुलाकात करीब 30 सेकंड तक हुई। इस दौरान दोनों ने आपस में कुछ देर तक बातचीत भी की। इस मुलाकात के अलावा भी वहां अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन मिले, जिनमें भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद की झलक साफ नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी G20 के मंच पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मिले। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से ये पहली मुलाकात रही। इस मुलाकात की इस तस्वीर से आपको भारतीयता का एहसास भी होगा। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट से जैकलीन को बेल मिल गई है। जैकलीन को कोर्ट की इजाजत से विदेश जाने की भी छूट दी गई है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए ही देश से बाहर जा सकती है, हमेशा के लिए देश नहीं छोड़ सकती है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन अंतरिम जमानत पर थी, जो 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी। 11 नवंबर को हुई मामले की सुनवाई में ईडी ने जैकलीन की जमानत का विरोध किया था। ईडी की तरफ से जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ और विदेश भागने का अंदेशा जताया गया था। कोर्ट ने तब जैकलीन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने 24 नवंबर की अगली तारीख तय की है। उस दिन कोर्ट में जैकलीन पर लगे आरोपों को तय करने पर बहस की जाएगी। झांसी पुलिस ने मंगलवार को एक गैंगस्टर की 44 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। झांसी के जिलाधिकारी के निर्देश पर झांसी पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने जुआ माफिया और अपराधी कमलेश यादव की अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया गया। कमलेश यादव पर पहले से जिले में हत्या, लूट और डकैती के 45 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कमलेश यादव पर 2017 में हुए सर्राफा कारोबारी राजू कमरिया अपहरण कांड के आरोपियों को अपने फार्म हाउस में पनाह देने का भी आरोप लगा था। कमलेश यादव पर जुए का अवैध कारोबार संचालन का भी आरोप है। कमलेश यादव नाम का एक अपराधी था, जिसके ऊपर 38 मुकदमे थे। उसके गैंगस्टर एक्ट के कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आज उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। लगभग 44 लाख की संपत्ति कुर्क की जा रही है। शहर के प्रेमनगर थाना के अंतर्गत की गई कार्रवाई के दौरान वहां गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस बाज को बचा लिया गया। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में चाइनीज मांझे में उलझकर ये बाज छटपटा रहा था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इसे राहत दिलाने के लिए अपना ऑपरेशन शुरू किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के जरिए इस बाज के रेस्क्यू की कवायद शुरू की गई। चाइनीज मांझे में ये बाज इस कदर उलझ गया था कि इसे उससे निजात दिलाना संभव नहीं हो पा रहा था। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार मांझे में उलझे इस बाज को निकालकर नीचे लाया गया। नीचे लाए जाने के बाद भी बाज के पूरे शरीर में चाइनीज मांझा उलझा हुआ था। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी ही सावधानी से मांझे को बाज के शरीर से अलग किया। तब जाकर बाज के साथ साथ रेस्क्यू टीम ने भी राहत की सांस ली। खतरनाक होने की वजह से चाइनीज मांझा दिल्ली में बैन है। इसकी बिक्री से लेकर इस्तेमाल तक पर रोक है, लेकिन ये घटना पाबंदी की पोल खोल रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व में अब एक बार फिर से पर्यटकों के लिए बाघों का दीदार संभव हो गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में मौजूद इस पार्क को 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पूजा पाठ के बाद यूपी के वन राज्य मंत्री अरुण कुमार, फील्ड डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की मौजूदगी में इस टाइगर रिजर्व के गेट को खोला गया। इस मौके पर पार्क के अंदर सैर कराने वाली गाड़ी को गुब्बारों से सजाया गया था, जिस पर बैठकर पर्यटक दुधवा के जंगल में मौजूद जानवरों का दीदार करने पहुंचे। बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व हर साल 15 नवंबर से 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है, जहां पहुंचकर वो बाघों के साथ ही दूसरे जंगली जानवरों का दीदार करते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व को इस बार पॉलीथीन फ्री जोन बनाया गया है। का शुभारंभ है। आज के दिन वनवासियों की सेवा का व्रत भी बन
और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे टूरिस्ट आए उनको हर मुमकिन सहूलियत मिले, उनको यहाँ पूरा आनंद मिले, यहाँ की पेड़ों का, यहाँ के जंगल का उन्हें पूरा आनंद हो। मथुरा के इस मंदिर में भक्तों की अब चाहे कितनी भी भीड़ हो, वे एक दिन में ही बांके बिहारी का दर्शन कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के अपार जनसैलाब को देखते हुए न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा ने मंदिर के दर्शन का समय बढ़ा दिया है। श्रद्धालु अब यहां 11 घंटे तक दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले भक्तों को यहां सिर्फ 9 घंटे ही बांके बिहारी के दर्शन की अनुमति थी। मंदिर के दर्शन समय में बढ़ोतरी करते हुए सर्दी के मौसम में भक्त सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक बांके बिहारी का दर्शन कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में श्रद्धालु सुबह 7 से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10:30 बजे तक बांके बिहारी की पूजा अर्चना कर सकेंगे। धार्मिक पुस्तकों को प्रकाशित करने वाली गोरखपुर की गीता प्रिंटिंग प्रेस ने दावा किया है कि उसने पिछले 98 सालों के मुकाबले बीते 5 महीने में सबसे ज्यादा धार्मिक किताबों की छपाई की। गीता प्रेस का कहना है कि इस समय प्रेस से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की डिमांड बहुत ज्यादा है। खास तौर पर श्री रामचरितमानस और भागवत गीता की मांग ज्यादा लोग कर रहे हैं। गीता प्रेस के मैनेजर का कहना है कि कोरोना काल, अयोध्या मंदिर के भवन निर्माण और काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद से तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है। उसी हिसाब से गीता प्रेस के पुस्तकों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। किताबों की बिक्री का आंकड़ा जारी करते हुए गीता प्रेस ने बताया कि सितंबर महीने में लगभग 1055.67 लाख किताबों को लोगों ने खरीदा। कोरोना काल से बाद और इन 2 घटनाओं के बाद से जो अयोध्या का मंदिर बन रहा है और काशी कॉरिडोर जो इतना बना है, तो एक तो दर्शकों की, पर्यटकों की, तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और उसी हिसाब से गीता प्रेस के पुस्तकों की मांग भी बढ़ती जा रही है। तीरंदाजी की एशिया कप चैंपियनशिप के लिए भारत के 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। यूएई में इस साल 20 से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले आर्चरी एशिया कप में भारत की तरफ से अब की बार ये 16 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। सोनीपत में मौजूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंप में देश भर के खिलाड़ी एशिया कप के ट्रायल कैंप के लिए पहुंचे थे, जिसमें 16 खिलाड़ी ट्रायल में सफल हुए। चयन किए गए खिलाड़ियों में 8 लड़के और 8 लड़कियां हैं। ट्रायल में सिलेक्ट हुए खिलाड़ियों में एशिया कप को लेकर बेहद जोश नजर आ रहा है। नेक्स्ट मंथ दिसंबर में 25 to 29 दिसंबर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और इंडिया के लिए मेडल लाएं। और हमारे देश को जिससे प्राउड फील होता है वैसा एक मूवमेंट जरूर करेंगे। देश के खिलाड़ियों ने विदेशी धरती पर हमेशा से ही मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। अब की बार भारत की उम्मीदें इन 16 युवाओं पर टिकी है। पहाड़ी राज्यों में हो रही इस बर्फबारी से चारों ओर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती ही फैली है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हैं, जहां बर्फबारी का दौर थम नहीं रहा। ऊंचे पहाड़ों, पेड़ पौधों, मकानों और सड़कों सब जगह बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी का बेहतरीन नमूना है बर्फ की ये तस्वीरें। एक रोज पहले ही मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सही साबित हुई। चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, तीनों ही जगहों पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है। इस बर्फबारी के बीच मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों पर पहुंचे पर्यटकों के चेहरे मौसम के इस मिजाज को देखकर खिल उठे हैं। लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन पर जमी बर्फ को हटाने के लिए प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो।